बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मिनी बजट पेश किया है जिसकी मरहलावार मंजूरी दी गई है। इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, क्या फिगर सामने आए, आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ बात करेंगे कि कौमी असम्बली का माहौल क्या रहा। अपोजिशन जो कि पहले ही मज़ामत का ऐलान कर रही थी, आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर भी सवालात उठे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो अपोजिशन अराकीन थे, ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की है, राजा परवेज़ अशरफ ने बात की है। इसके अलावा वहाँ पे तल्ख कलामी भी हुई है और हाथापाई का मामला भी नौबतान पहुँची है, इस पर भी बात करेंगे। दो ख़वातीन के दरमियान जो रुकने कौमी असम्बली हैं PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक जानिब ये सूरत हाल है, हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी जवाब दिए गए। असद उमर साहब ने भी बात की है और मुख्तलिफ अराकीन असम्बली जो है जो हुकूमती बेंचेस से वो भी जवाब देते रहे हैं अपोजिशन अराकीन के मुख्तलिफ सवालात का। खूब हंगामा आ रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज जो है NHA के हवाले से जो एक अहम स्टोरी हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में शामिल की थी गुज़िश्ता रोज़, और उस पर एक्शन हुआ है। सच TV की खबर पर एक्शन हुआ है, हमारे प्रोग्राम की इस खबर पर एक्शन हुआ है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा दीगर कुछ अहम मौज़ूआत हैं, उस पर भी टाइम अगर हुआ तो डिस्कस करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो ये बड़ी बात जो है वो ये है कि मिनी बजट पेश कर दिया गया। मुसलसल इस पर बात करते रहे हैं अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और आज उसके फिगर्स भी, डिटेल्स भी ज़ाहिर है वो सामने आ गई हैं। शौकत तरीन साहब फरमाते हैं कि 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इससे कौन सा महंगाई का तूफान आ जाएगा? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये शौकत तरीन साहब ने सिर्फ 2 अरब का कहा है। मैं आपको अपनी इस ज़िंदगी में 50 साल से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी होगी, मैं आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों ख़ानदान ऐसे गिना सकता हूं कि जिनकी नस्लों में 5-5 नस्लों में उन्होंने 1 करोड़ रुपए नहीं देखा। 5-5 नस्लों में 1 करोड़ रुपए नहीं देखा। शौकत तरीन साहब सिर्फ 2 अरब की बात करते हैं। इस मुल्क में लोग 1-1 लाख रुपए नहीं देखते और वो मर जाते हैं। तो ये सूरत हाल है और उस मुल्क में कहा जा रहा है जो आज उन्होंने अदादो शुमार का गोरख धंधा पेश किया और ये कहा कि कोई महंगाई नहीं होगी, सिर्फ 2 अरब, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है गरीब आदमी के साथ। देखें, शौकत तरीन एलीट क्लास के आदमी हैं। ये जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं, इनको लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनको कोई गाड़ियाँ महंगी कुछ हो जाए, कोई खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएँ, इनके पास दौलत इतनी होती है कि इनको कोई मसला नहीं होता। गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी, उसको जो किराए पे रहता हो, उसकी 15,000 रुपये तनख्वाह हो, ये शौकत तरीन साहब को भी अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रा उसको बजट बना के दें, जिसने 6,000 रुपये घर का किराया देना है, 2-3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, खाने पीने का इंतज़ाम करना है, उनके यूनिफॉर्म का एहतमाम करना है, और फिर अल्लाह न करे कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाइयाँ लेनी है। सही है। ये कहना कि जी ये सिर्फ 2 अरब, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। इस बजट में शौकत तरीन साहब ने यह एतराफ़ किया है कि महंगाई हुई है और महंगाई होगी और आगे भी महंगाई होगी। और दूसरा भी एतराफ़ किया है कि IMF की वजह से आई। देखें, ये बात भी सामने आई ना कि जाहिर है उनको करना पड़ा, और इसकी वजह से हमें दीगर बैंक जो आलमी सतह पर हैं उसका हमें, चूंकि इनकी स्टैंप होगी तो उसका हमें फ़ायदा होगा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैं ट्रॉस्की की पहले भी कोटेशन कोट कर चुका हूँ कि 2 आसमान हैं, एक नीला आसमान है, एक पीला आसमान है। ये कॉमरेड ट्रॉस्की ने ये कहा है। नीला आसमान पे मुझ जैसे गरीब मेहनतकाश मजदूर और जो है गरीब तबका है, और पीले आसमान पे शौकत तरीन जैसे हुक्मरान, ये सारे हुक्मरान, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, ये सारे हुक्मरान, इसमें जर्नैल, इसमें आर्टिस्ट, इसमें बड़े बड़े मुखैया हज़रात, इसमें बड़े बड़े लैंड माफिया के लोग वो रहते हैं, उनकी दुनिया ही और है। और ये जो नीले आसमान के नीचे लोग रहते हैं, इनकी दुनिया और है, उनको उससे कोई गर्ज नहीं है। ये जो फ़र्क है गुर्बत और अमीरी का, ये बढ़ गया है। और आज का जो बजट आया, इसने जो थोड़ी बहुत ही मिडिल क्लास रह गई तो उसे भी ख़त्म कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमी की बीट पर काम करते हैं, सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे, आज मिनी बजट पेश कर दिया गया, उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की शौकत तरीन साहब ने, और उनसे सवालात भी हुए, यकीनी तौर पर आप भी मौजूद थे। इस मिनी बजट के हवाले से जो बातें हमारे वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं कि आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा मेडिसिन की कीमतें तो और कम होगी, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर इसका इजाफा होगा। फिगर्स आपके सामने आए हैं, डिटेल्स आपके सामने हैं, क्या कहते हैं इस बजट के हवाले से आप?
देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी जो अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है, लेकिन उससे पहले मजे की बात, एक सवाल किया गया कि कैबिनेट ने इस जो दोनों स्टेट बैंक का बिल है या जो ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, इसमें कोई जो मंजूरी दी है, कोई अमेंडमेंट की है, कोई उन्होंने कोशिश की है कि चलो कोई पोस्ट। तो वजीर खजाना का जो जवाब था बड़ा तारीखी जवाब था, उन्होंने कहती ये कर नहीं सकते, वो ये IMF का डॉक्यूमेंट है। तो इस बात से मुझे जो मैंने उनसे सवाल भी करना चाह रहा था, तो भाई इस मुल्क की मईशत IMF चला रही है या आप चला रहे हैं? जब IMF ने सारा कुछ करना है तो आप घर जाके बैठ जाएं। तो ये तो एक सिचुएशन है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि IMF ने जो इनसे कहा है, जो इनसे एग्रीमेंट किया है, उससे एक लफ्ज भी ना ही कैबिनेट ने चेंज किया, ना इनमें करने की इतनी हिम्मत है, ना जरूरत है। सनाउल्लाह खान, एक दावा इन्होंने किया है कि 2 अरब का इम्पैक्ट आएगा। ये सरासर जो है फजूल बात है और इनको इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी और इसका मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। ये 343 अरब रुपए कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो आवाम पे आएगा, वो 1 ट्रिलियन के करीब जाके आएगा। अच्छा, सनाउल्लाह खान, शौकत तरीन ने यह कहा है कि अगर स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी ना देते तो आप देख लें वो तुर्की का क्या सूरत हाल बन गई है और अब हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे। ये इसको किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात उन्होंने की है और इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी सोच क्या है। उन्होंने ये कहा है कि तुर्की के सदर ने IMF की बात नहीं मानी, तो आज उनका हाल देख लें। और बड़ी मजे की बात है, वो इन्फ्लेशन के रेट पर भी बड़ी अजीब बेतुकी किस्म की बातें उन्होंने की हैं कि अमेरिका में देखें 6.5% इन्फ्लेशन है, बरतानिया में देखें 5.5% इन्फ्लेशन है, हमारी 11.5% हो गई, तो कौन सी क़यामत आ गई। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अमेरिका और बरतानिया की जहां पर फीकस आमदन देख लें, अगर वहाँ 6.5% इन्फ्लेशन होती है तो आप अंदाजा करें वहाँ कितना शोर है। यहाँ 11.5% है और SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 22% है और उसको भी वो कह रहे हैं कि इसका आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो तेल की कीमतें, खाने का तेल, पेट्रोल, कोयले की कीमतें और स्टील की कीमतों की वजह से महंगाई, लग्जरी आइटम्स का कह रहे हैं। सनाउल्लाह साहब, इसी पर ये जो अपोजिशन बात कर रही है, एक तो ये बात, क्या इसको ये एतराफ समझा जाए कि ये IMF का बजट है एक, और दूसरा जैसे स्टेट बैंक का भी अभी सवाल आपसे हुआ है, ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, ये भी गिरवी रखने की बात ख्वाजा आसिफ आज कह रहे हैं कि हमने मुआशी सरेंडर किया है और ये हमारी तारीख में याद रखा जाएगा। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं इसको टेक्निकली जब आप देखते हैं? देखिए, एक बात तो उन्होंने तस्लीम की है, जो वजीर खजाना थे उन्होंने कहा कि ये स्टेट बैंक का कानून है जो हम इसमें खुद मुख्तियारी दे रहे हैं। अगर ये लगता है कि ये अपनी हदूद से बाहर जाएंगे तो फिर हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक और ले आएंगे और ये खुद मुख्तियारी वापस ले लेंगे इनसे। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम उनको खुद मुख्तियारी दे रहे हैं और उसमें बड़ी जो जिसको आप खतरनाक बात कह सकते हैं कि आप स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकते, उस पर मुकम्मल पाबंदी है। तो अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिक्योरिटी मुल्क है, जिसके लिए थ्रेट है, अगर खुदा ना खास्ता या जंग हो जाती है तो आप उससे भी स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपकी फौज के लिए चाहिए होंगे तो आपके यहाँ कोई आफत आ जाती है, कुदरती आफत, आप फिर भी स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते। तो सूरत हाल तो अच्छा, है। इसका मल्टीपल इफेक्ट की आपने बात की है सनाउल्लाह खान साहब, आपने मल्टीपल इफेक्ट की बात की है। अगर हम स्टेट बैंक से जाहिर है कर्ज नहीं ले सकते, गवर्नमेंट कर्ज नहीं ले सकती, क्या फिर उसके बाद हमें कमर्शियल बैंक्स की जानिब जाना होगा? उसके क्या असरात मुरतब होंगे? और फिर ये तो कह रहे हैं जनाब, जो इंपोर्टेड फूड आइटम्स हैं, जब हम फूड की बात कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा है, आम आदमी पर उसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो जाहिर है फिर एक एलीट क्लास के इस्तेमाल में आता है, आम आदमी तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। देखिए साहब, बात यह है कि देखें, हर एक लिविंग कास्ट होती है हर बंदे की, और जब ये कहते हैं कि जी ये जो सरमायादार लोग हैं उनके लिए ये टैक्स लगा है, जब सरमायादार की लिविंग कास्ट बढ़ती है ना तो आपको अंदाजा है कि वो अपनी जेब से कभी नहीं देता, वो उसको पास ऑन करता है और इसको मल्टीपल, ये जो है इसके मल्टीपल इम्पैक्ट आएंगे। वो जो कह रहे हैं 2 अरब रुपए का सिर्फ इम्पैक्ट आएगा, मैं कह रहा हूँ जितने वो फिगर बता रहे हैं 350 अरब, उस सारे का सारा मल्टीपल इम्पैक्ट आएगा। और मैंने आपको पहले कहा ये इसका इम्पैक्ट जाके मल्टीपल इसको करेंगे तो ये 1 ट्रिलियन तक जाएगा। सही। तो कई चीजें हैं और इसकी जो है सियासी कीमत इन लोगों को अदा करनी पड़ेगी। अभी भी इन्होंने KP में अदा की है, मैं खुद वहां से प्रोग्राम करके आया था, लोग महंगाई से तंग थे और उन्होंने इनके अगेंस्ट सिर्फ महंगाई की वजह से वोट दिया है। और अगर ये इसका इम्पैक्ट जब आना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो इसको 15 से 20 दिन लगेंगे इस बिल को पास होने में, तो उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा, यकम फर्स्ट
मे भी 1 फरवरी तक चला जाए या 1 जनवरी से इससे बैक डेट से इसको नाफिज कर दे, तो इसका इम्पैक्ट जब आएगा तो इनको लग पता चल जाएगा कि इनके पहले ही सियासी इन्फ्लेशन की वजह से लोग इनके मुखालिफ हैं, तो बाकी इसके नताइज भी इनको भुगतने पड़ेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। जातरीन साहब, अब जाहिर है ये सूरत हाल है, क्योंकि ये बीट कर रहे हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने खुद सवालात भी किए हैं आज शौकत तरीन साहब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो सिर्फ वो ये बात आ गई कि अल्फाज का गोरख धंधा पेश किया जा रहा है, सिर्फ उन्होंने खामखा की क्लैरिफिकेशन दी और वो भी बेतुकी नोयत की, जैसे कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो यानी जनवरी के बाद अवाम तैयार रहे एक बहुत बड़े, यानी इससे 3 गुना का ज्यादा का फिगर दे रहे हैं। देखें 12 जनवरी को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है। अभी मैं उनके देख रहा था वेबसाइट पे, उसमें पाकिस्तान का ये एटम एजेंडे पर नहीं है। हो सकता है इन्होंने कहा हो कि जी 12 को ना नहीं, वो फिर चलता रहेगा ना इजलास आगे, तो वो 15 को हो या उससे एक आधा दिन को आगे हो। ठीक है, ये ज़्यादा अरसा लंबा नहीं चलाएंगे इस इजलास को। ये सिर्फ और सिर्फ विद इन ए वीक, आप देखिएगा अगले वीक में इसको ये मंजूर कराएंगे, चाहे इनको हाउस को बुलडोज करके क्यों ना कराना पड़े, जैसे पहले इन्होंने कराए हैं 33 बिल्स। मैं आपको अर्ज करूं कि इससे शौकत तरीन साहब, फ़रूख हबीब साहब, बाकी टैक्स के माहिरीन जो बैठे हुए थे उनके साथ वो बातें कर रहे थे, ये आम आदमी को, मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, ना तो उसको IMF के दादोशुमार से कोई फ़र्क पड़ता है, ना वो उस पर सोचता है, ना उसको कोई इंटरनेशनल जितने मॉनिटरिंग के इदारे हैं वो उनके बारे में कोई उसकी कोई वो नहीं होती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कह रहे हो। सूरत हाल ये है कि यहाँ महंगाई का पहले ही बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, वो अब डबल हो जाएगा। जिस तरह सनाउल्लाह खान ने कहा, कोई भी ये सरमायादार सरमाए की दुनिया है, और सरमायादाराना निज़ाम जो है वो मैं समझता हूँ एक बहुत खौफनाक शक्ल में अब मौजूद है, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी। देखें बात यह सबसे पहले तो नाइंसाफ़ी ये है कि पाकिस्तान का ये मुआजना अमेरिका से करना कि जी वहाँ इतने % टैक्स है, वहाँ लोगों की आमदनी देखें क्या है, उनकी सालाना आमदनी और माहाना आमदनी उसका मुआजना किया जाए, उसके बाद तय किया। उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं रियासत की तरफ से, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और जिस मयार की दी जा रही हैं वो पाकिस्तान में देखें क्या है। अच्छा, उसके बाद अमेरिका की हर चीज़ पे वो बात करते हैं, वहाँ की क़ुव्वत ख़रीद और यहाँ की क़ुव्वत ख़रीद में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही। यहाँ तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जिनको अगर सरकारी अस्पताल से दवाई मुफ्त ना मिले तो वो दवाई नहीं ख़रीद सकते। आप ये बताएं, हमारे यहाँ वेजेस जो हैं वो उस सतह की है जो अमेरिका में है। अमेरिका बरतानिया की मिसाल दी, जर्मनी की मिसाल दी। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी जो हैं वो दुनिया के एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। वहाँ बेरोज़गारी को हमारी तरह है, बेरोज़गारी का तूफ़ान हमारी तरह है, वहाँ लोगों के जो ज़िंदगी है वो हमारी तरह गुजर रही है। जगहों बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है हमारे यहाँ तो हर चीज़ जो है, और फिर हमारे यहाँ मिलावट 2 नंबरी हैं, खाने पीने की चीज़ों में, दूध में, हर चीज़ में करप्शन। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक दफ़ा मैंने सरकारी टीवी पे ये बात कह दी, तो उसके बाद एक हुकूमत थी, उस हुकूमत ने फिर मुझे टीवी पे बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा जी ये ब्लैक माफिया और ब्लैक मनी और इसकी बड़ी बातें होती हैं। मैंने कहा जी हम इसको निकाल देते हैं। मैंने कहा अगर पाकिस्तान में ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक मनी को और ब्लैक सरमाए को अगर निकाल दिया जाए, इकानमी यहाँ की गिर जाएगी। क्यों कि यहाँ इतनी 2 नंबरी हैं, इतनी 2 नंबरी हैं, रिश्वत है, करप्शन है, और वारदातों में जो पैसे हैं, मंशियात के पैसे जो हैं, वो सारा ब्लैक मनी है। बिल्कुल सही, ठीक है, वो इसमें लगता है। गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के नाम पर आने वाली हुकूमत, रियासत मदीना बनाने वाले हुक्मरान, रियासत मदीना के तर्ज पर काम करने वाले हुक्मरान, आज आप देखें कि एक गरीब आदमी, एक मेहनत काश, एक मज़दूर, उस पर क्या गुजर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, शौकत तरीन साहब फलाना दूध जी फलाने लोग पीते हैं, फलानी चीज़ें उन पर लगाई हैं। पैसे वाला आदमी जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो कोई उनको परवाह नहीं है कि पेट्रोल जितना मर्जी आप कर दें वो ख़रीदेंगे, सही, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी ट्रांसफर करेंगे, मजदूर आदमी पे होगा, वो नीचे वो जेब से अदा नहीं करेगा, मेहनत काश पे होगा, मजदूर पे होगा, वो गरीब आदमी पे होगा। उस गरीब आदमी के लिए क्या सोचा गया है? सही, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने IMF पे वो शख्सियत जनाब इमरान खान साहब जिन्होंने ये कहा था कि IMF के पास नहीं जाऊँगा,
ठीक है जी, वो IMF के पास इस तरह गए हैं कि सब कुछ IMF के कहने पे हो रहा है। सनाउल्लाह खान अभी बता रहे थे ना कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ बिल हुआ और जो कुछ वो लगाए गए टैक्सेस, वो अच्छा फिर उसके बाद जी हमें चूंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। और फिर स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी की बात की जा रही है, उस पर अपोजिशन भी चीख रही थी, हम भी बात कर रहे थे, उसके असरात पे भी बात हुई है कि वो फिर अगर हुकूमत कर्ज नहीं ले सकती स्टेट बैंक से तो फिर उसके बाद किस से लेगी, क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं मिनी बजट जो है वो पेश किया गया है और उसके जो फिगर्स सामने आए हैं और उसके असरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होंगे। एक जानिब हमारे वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि आम आदमी पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, दूसरी जानिब जो माहिरीन हैं वो ये फिगर्स देख कर और फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। सैयद साहब, अभी ये जो हम ये बात कर रहे हैं, एक जानिब तो आम आदमी पर महंगाई का तूफ़ान होगा, सरमायादार लग्जरी आइटम का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ साथ स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी एक बड़ा सवाल था। अपोजिशन पहले भी बोल रही है, आज भी बोलती रही है, इस पे दीगर मुआशी माहिरीन भी बात कर रहे हैं कि खुद मुख्तारी दे दी जाएगी। अब जाहिर है जो मार्कअप रेट होंगे, बाकी चीज़ें वो तय करेगा स्टेट बैंक। अच्छा, स्टेट बैंक में ये भी बात सामने आ गई कि अब वो हुकूमत उससे लोन नहीं ले सकती किसी भी सूरत हाल में। उसके बाद जाहिर है कमर्शियल बैंक्स मेरे ख्याल में ऑप्शंस हैं, या फिर वही इंटरनेशनल जो फंड्स हैं वो उसकी जानिब हम जाएंगे। तो फिर हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं रहा, उसके बाद सूरत हाल कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी मुआशी? IMF से हो रहा है सारा कुछ। आज तो कहा ना शौकत तरीन साहब ने कि हमने तो कुछ नहीं, तो इवन कि हमारा मार्कअप रेट भी वहीं से तय होगा, हर चीज़ वहीं से तय हो रही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं नकी साहब के, आपको याद होगा जब बाकर साहब आए थे, बाकर रजा साहब यहाँ आए, तो आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था, आपके पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि मिस्र में लोगों ने सड़कों पे आकर एहतजाज किया और मिस्र से बाकर रजा साहब को निकाला गया। अब ये पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान का हशर भी ये उसी तरह ही कर देंगे जैसे मिस्र का कार के आए हैं। ये सारे IMF के लोग हैं जी। और कहाँ गया हफीज शेख साहब? मैं कहता रहा ये IMF के लोग हैं, और वो चले गए। किसी ने उनसे पूछा वो क्या मुआहदे करके गए और हमें उन मुआहदों को क्या भुगतना पड़ रहा है? इसी तरह बाकर रजा साहब भी उधर से आए हैं और ये और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना है। मैं 50 साल से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। ये हम सुनते थे नेशनल सिक्योरिटी का हम जुमला सुना करते थे, मुआशी नेशनल सिक्योरिटी पहली दफ़ा मोहित यूसुफ साहब आके उन्होंने मुतारफ़। चल ये थोड़ी सी बात करते हैं इस पर, मुआशी नेशनल सिक्योरिटी की भी आपने बात की, मुआशी सिक्योरिटी की। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है ANP के मारूफ रहनुमा ज़ाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब वक्त देने का। आज मिनी बजट पेश कर दिया गया है, अपोजिशन ने खासा शोर शराबा किया, इस पर भी हम बात करते हैं कि बड़ी अहम शख्सियात आज मौजूद नहीं थी। लेकिन आज मिनी बजट के बाद आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल और क्या लाया अमल है? देखिए, सीधी सी बात है कि ये बेहिस हुकूमत है और ये बेहिस सेलेक्टर्स ने इस हुकूमत को लेकर आया और ये IMF के हवाले आपका मुल्क हो गया। अभी यानी वाइसराय आता था और सामने अभी वाइसराय भेजा हुए आपके स्टेट बैंक के ऊपर बैठा है, आपका स्टेट बैंक भी आप उसके कब्जे में चला जाएगा। आपका मुल्क रहा किधर? अब मुझे बताएं, जिसको हम एक खुद मुख्तार मुल्क कहते हैं, हम कोई एक खुद मुख्तार मुल्क है रह गए हैं? कभी नेशनली सिक्योरिटी की उस पे बिल पास हो जाते, कभी किस चीज पे बिल पास हो आ जाते और आवाम का दुर्गस बना रहे। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ वो आप वाली बात है कि आज अपोजिशन की सही जो नुमाया थे, मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं थे। यही तो बदकिस्मती है। तो जितना भी मुजरिम हुकूमत है उतना तो अपोजिशन भी है। देखिए, इस कौम के मुजरिम है जो भी है इस वक्त, जो भी इस असेंबली में बैठा हुआ है और ये बिल पास होता है तो ये वो कौम के मुजरिम है, इसलिए कि वो सेलेक्टर्स के आगे इतने बेहिस में बस हो चुके हैं कि वो जो कुछ कहते हैं, अभी कल आपका ये न्यूक्लियर को उठा के ले जाएगा आपसे जब ये सूरत हाल होगी। तो आप जाहिद खान साहब इस हुकूमत को सियासी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अब आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, पहले KP में आपने देखा, कंटोनमेंट बोर्ड में देखा, बल्दियाती इंतखाबात हैं, फिर उसके बाद आम इंतखाबात हैं। तो क्या अब सियासी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी इस बात की, ये जो महंगाई है? मैं आपको एक बात बता दूं या तरीन साहब, आप बहुत सीनियर साहबी है, आपको पता है कि हुकूमत के तो होते बदनाम होते या वोट नहीं मिलता है, आपके इदारे बदनाम हो गए।
क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इदारों, अभी सोशल मीडिया को देखो ना, टेलीफोन आ गई जी इत्तेहादियों को, ये इत्तेहादी बगैर अपना मुंह कैसे दिखाएंगे वहां पे जब आवाम के पास जाएंगे, और वो यही कहेंगे कि जी हमें टेलीफोन आए थे। और ये सिलेक्टर कर क्या रहे हैं? क्या इस कौम के साथ कोई दुश्मनी है या मुल्क बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं कि मुल्क को बर्बाद करके छोड़ेंगे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई साजिश के जरिए, बिन अक़वामी साजिश है, और पाकिस्तान को तकरीबन 50 साल पहले दौलत किया था, अभी इसका बकाया इसे बकेरने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर खान साहब, यकीनी तौर पर आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे थे कि ज़ाहिर है आज यही बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं, कौमी असम्बली का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, कौमी असम्बली में शोर शराबा हुआ उसकी तो बात करते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू हुई पहले उस पर कर लेते हैं, इसी मिनी बजट पे। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी तकरीर की है। मियाँ शहबाज शरीफ तो नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म ना करें हमारे साथ, आप मुआशी सरेंडर कर रहे हैं, आपने मुल्क को बेच दिया है, आप मुल्क को बेचने जा रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब मुल्क को मत बेचा जाए। ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी चली गई तो हमारे पास क्या रहा? उन्होंने ये हवाला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आप माहौल बना रहे हैं, जैसे अभी सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि फिर वो एक वायसराय आएगा और फिर ये सूरत हाल होगी। तो अब ज़ाहिर है अपोजिशन ये बात करती रही, शोर शराबा भी होता रहा, लेकिन सजाद तरीन साहब आज एक जानिब वो चीदा शख्सियात नहीं थी, और दूसरी जानिब जब वोटिंग को चैलेंज किया गया कौमी असम्बली में, जब एक आइटम के ऊपर, और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सब खड़े हो जाएं, और उसके बाद फिर काउंटिंग हुई तो 3 लोग अपोजिशन की जानिब से थे इसकी मुखालफत में, 3 वोट उधर से थे, और फिर उसके बाद 46 या 40 प्लस का फिगर जो था वो हुकूमती सतह पर था। तो ये क्या हुआ कि ये तो अपने लोगों को खड़ा नहीं कर सके जो वहाँ पर मौजूद थे उसके अगेंस्ट? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक बात आप समझें कि आप इस अपोजिशन को ये ना समझें कि ये हुकूमत की मुखालफ है। ये सारे मफादात के खेल है, मफादात का खेल है, और उस मफादात में सब आ रहे हैं। एक दायरा है IMF का, जैसे मैंने पीला आसमान कहा, ये उस पर ये सब एक है, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, यहाँ के हुक्मरान हो, चाहे फ़ौजी हुक्मरान हो, सिविलियन हुक्मरान हो, अपोजिशन वाले हों, यहाँ के आर्टिस्ट हों, यहाँ के बड़े मुखय्यर हजरात हों, दौलत वाले हों, वो एक तरफ है, गरीब अवाम एक तरफ है। ये जो कौमी असम्बली में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं, ये आईवाश है। अपोजिशन आंखों में धूल झोल रही है। क्या अपोजिशन ने को मुतबादल प्लान बताया? क्या मुझे पता था कि मिनी बजट आ रहा है? अपोजिशन के पास नहीं थे। इसहाक डार साहब से पूछते, मुफ्ता इस्माइल साहब से पूछते कि जनाब ये इसको कैसे करना है, किस तरह इसको चलाना है, क्या इस पे अपना मौक़िफ़ देना है? नहीं, पहले इस पे रोकने के हवाले से नहीं आए सर, चले वो तो मुतबादिल प्लान। नवीद कमर साहब आज जो शौकत तरीन साहब के सामने खड़े होकर बातें करते रहे, वो आके उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, पहले ये बात क्यों नहीं की कि जनाब ये इनका प्लान है और ये मुतबादिल प्लान है? किसी के पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं है कि, और सारों ने IMF के फ्रेमवर्क में रह के बनाना है। ये जो शोर कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। और फेस सेविंग थी, फेस सेविंग। अच्छा, ये मतलब बड़ी खूबसूरत तकरीर की आज ख्वाजा आसिफ ने, बड़ी जज्बाती तकरीर की है, मगर प्रैक्टिकली हमने देखा कि वो लोगों को नहीं। लेकिन अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ आज एक ही वजह थी वो नहीं आए? मैं समझता हूँ कि ये तयशुदा बात थी। अच्छा, वो आज नहीं है, वो उस दिन आएंगे जिस दिन बजट की मंजूरी होगी और बजट मंजूर हो जाएगा। ठीक, ये हंगामा शोर करके बाहर निकल जाएंगे या शोर करते रहेंगे, बिल मंजूर हो जाएगा और गरीब अवाम पे मुश्किलात का एक पहाड़ टूट पड़ेंगे। ये बात करना कि जी कोई ये अवाम के हमदर्द हैं, कोई हमदर्द नहीं है जी। ये सारे अपने अपने मफादात, और ये सारों को तकरीरें सुन लें। ये PTI को सिलेक्टर कहते हैं, खुद सिलेक्ट होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्या पिछले दिनों आसफ अली जरदारी साहब एक दिन के लिए आए और फिर वो चले गए, तो मैंने पीपल्स पार्टी के एक आदमी से पूछा कि ये तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में इलाज कराते थे, क्या आप कुछ CMH पिंडी से इलाज कराने आ गए? वहाँ भी बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। ये चंद घंटों के लिए कुछ चाय पीने आए थे यहाँ इस्लामाबाद में। ये सारी चीज़ें तय हैं। ये जो सिर्फ शोर, क्या हम शोर करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें। तो फिर लेकिन अपोजिशन को बतौर अगर पॉलिटिकल सिचुएशन के सियासी सूरत हाल को देखा जाए, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात या फिर आइंदा के जनरल इलेक्शन, अपोजिशन को तो फिर यकीनी तौर पर इसके बाद फ़ायदा होना है ना। इस मिनी बजट के जो नताइज अवाम पर आएंगे तो अपोजिशन उसका सियासी फ़ायदा तो उठाएगी। जो पाकिस्तान का गरीब आदमी है ना, जो पाकिस्तान का मजदूर,
और महरूमियों के मारे हुए लोग जो हैं, जो मेहनत कश तबका है, जो पाकिस्तान के बहुत गरीब लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। वो बेचारे के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक वोट की पर्ची है, वोट की ताकत है जो अपने हाथ में वो छुपा के रखते हैं, और जब उनको मौका मिलता है फिर वो अपना गुस्सा भी निकालते हैं और इंतकाम भी करते हैं जो उन पर मुश्किलें हुकूमत लाती है। पहले कई हुकूमतें घर नहीं गई, पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत करके गई, फिर कितना गई पीपल्स पार्टी, सिंध तक महदूद हो गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, कहाँ गई वो? ठीक है, 2018 के इलेक्शन में कहाँ गई? पंजाब तक महदूद होगी, बाकी कहीं कोई चीज़ नहीं है। तो फिर वो जो गरीब अवाम है, जो गरीब मेहनत कश है, जो महरूमियों के मारे हुए लोग हैं, वो वोट की पर्ची से अपना गुस्सा निकालते हैं। ये कौमी असम्बली में जो कुछ आज हुआ और जो तकरीरें हुई, ये कुछ नहीं है। ये नहीं तो फिर वोट की पर्ची से जो मुतबादल अगर सियासी जमातें जो मौजूद हैं, जिन्होंने वो अपोजिशन जिसने आज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस रवैये का उन्होंने मुजाहरा किया है, तो उसके बाद फिर जाहिर है वो नहीं तो फिर ये देखिए अभी पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी की बड़ी जमातें हैं, फिर दीगर जमातें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गरीब आदमी जो है वो क्या करे? इस मुल्क में इलेक्शन का जो अमल है वो इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई गरीब आदमी, कोई सोचने समझने वाला आदमी, कोई गरीबों का हमदर्द वो इस पॉलिटिक्स में आ नहीं सकता इलेक्शन के अमल में, क्योंकि बहुत महंगा अमल है। एक बात। दूसरी बात ये जितने लोग आते हैं इलेक्शन में और ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये इसलिए आते हैं कि ये फिर हुकूमत में आके अपने कारोबार को बढ़ोतरी देते हैं, अपने कारोबार बढ़ाते हैं। और आप यकीन माने कि इनके इतने कारोबार हैं, इनकी दौलत में इजाफा सिर्फ हुकूमत में नहीं होता, ये जब अपोजिशन में भी होते हैं तो इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, इनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है। गरीब आदमी का जो है वो कोई हमदर्द नहीं है। कौन गरीब आदमी का हमदर्द है? देखिए, मुझे आज बहुत अफसोस हुआ जब जनाब शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि सिर्फ 2 अरब रुपए का बजट हम लगाएंगे। कौन सी महंगाई आ जाएगी? कौन सी महंगाई? आप ये बताएं। देखें, शौकत तरीन साहब खुद तो कभी कोई चीज़ लेने मार्केट में नहीं जाते, ना उनको कोई पता है रेटों का। कभी उन्होंने ये सोचा होगा कि उनके पास जो नौकर हैं, जो मुलाजिम हैं, जो और गरीब आदमी हैं, क्या उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? आप मुझे बताएं, एक गरीब मुल्क का वज़ीर ख़जाना और इस तरह की बात कर रहा है, जो आज़ाद माहिर मईशत हैं। मेरी उनसे बेशुमार लोगों से आज बात हुई, मैंने कहा मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे बजट के हवाले से, मैंने उनसे क्वेश्चंस किए कुछ, तो सब ने ये कहा कि ये कहना कि सिर्फ 2 अरब, ये एक अफसोसनाक बात है। बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी और आने वाले देखिएगा कि ये 15-20 जनवरी के बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। यार अफसोस ये है, हमारे वज़रा ये कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकी हैं। यार मोटरसाइकिल आम आदमी नहीं ले सकता, गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही, गाड़ियाँ गरीब आदमी ले सकता है। साइकिल्स के रेट बढ़ जाएंगे, साइकिल खत्म किया गया आज के इस मिनी बजट में। वो गरीब आदमी की सवारी तो साइकिल है ना, फिर आप कैसे कहते हैं आप बड़े? देखें, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। जो ये उन्होंने कहा फलां पर टैक्स छूट है, फलां पर ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जा रही हैं उन पे होगा। सर ऐसा नहीं होगा। आप यकीन माने कि पहले महंगाई और फिर महंगाई कंट्रोल करने वाले जो इनके इदारे हैं वो तो है ही नहीं, वो नज़र ही नहीं आते कि वो कहाँ हैं। तो ये जो फिर उसके बाद एक महंगाई होगी, फिर आगे जो दुकानदार, जो हमारे ताजर हजरात हैं, वो अपनी मर्जी से महंगाई करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, और वो कस्टमर पे पास ऑन कर देंगे। यस, आवाम जो है उसके लिए जो सोचना चाहिए था, आवाम के लिए जो एक मैंने दर्द रखना चाहिए था दिल में, वो नहीं है। आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं, हम सब मुसलमान लोग हैं, कि हम रियासत मदीना के तर्ज पर हुकूमत बनाएंगे। कि रियासत मदीना में कोई हुक्मरान था जिसकी हालत ये हो और उसने ये कर दिया हो, इस तरह लोग जो हैं वो बेचारे मर रहे हों गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई से, और वो हुक्मरान कहे जी मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूं। नहीं, आज तो जो जवाब दिए गए वो बड़े ज़बरदस्त थे। शौकत तरीन साहब के जवाब तो आपने सुने, अभी जिक्र हो रहा था, हम भी सुनते रहे जिस नोयत के उन्होंने जवाब दिए हैं। असद उमर साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की है ना। वो ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे और वो बजाय इसके कि आप मिनी बजट के हवाले से जो पेश हो रहा है इस पर बात करें, उन्होंने जनाब कहना शुरू कर दिया कि इकामे पे नौकरियां करने वाले वो सियासी बयानात, और इसके साथ उन्होंने कहा हमारी जो कोरोना पॉलिसी है उससे आलमी तौर पर असर आ गया है। तो ये मुआशी पॉलिसी के हवाले से आपके पास क्या जवाब है? ये सवाल गंदम जवाब चलना। शौकत तरीन साहब जो हैं
उन्होंने भी जवाब तो दिए, लेकिन वो उस तरह मुतमईन नहीं कर सके। उन्होंने भी कहा जी कल जो हैं वो टैक्सेस के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ टैक्सेस लगे हैं, और कल मेरी जो टैक्स के लगाने वाली टीम है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें चेयरमैन जो हैं चेयरमैन FBR भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे जी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हैं अपना असद उमर साहब ये जो बातें कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि अवाम पर जो महंगाई का बोझ डाला गया है उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, बिल्कुल सही। जो बातें ख्वाजा आसफ साहब ने कही उनका जवाब नहीं है इनके पास। जब जवाब नहीं है तो ये फिर आप सियासी बातें अपनी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। फिर आज बड़ी हाथापाई हुई है, आज शगुफ्ता जमानी साहबा और गजाला सैफ़ी के दरमियान तल्ख कलामी क्या, उससे भी बात आगे बढ़ गई है। इस पर भी बात करते हैं और दीगर अहम मौज़ूआत पर भी जिक्र करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र करते हैं कौमी असम्बली के माहौल का, और उसमें आज शोर शराबा तो रहा, लेकिन शोर शराबे से भी आज बात आगे चली गई। और उसमें एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली हैं शगुफ्ता जमाली साहबा और PTI के रुकन असम्बली गजाला सैफ़ी, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और तल्ख कलामी इस हद तक पहुँची कि बात थप्पड़ों तक जा पहुँची है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब गजाला सैफ़ी साहबा कहती हैं कि मेरी तो उंगली भी फ्रैक्चर हो गई है, इस हद तक ज़ोरदार थप्पड़ भी मारा गया और हाथापाई भी हुई है। सर ये एनवायरनमेंट है और ये तरबियत है हमारे सियासी शख्सियात की या अराकीन असम्बली की जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के पार्लियामेंट में आप देखें मुक्के भी चलते हैं, कुर्सियाँ भी चलती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। वो मजमूई तौर पर होता है ना, ये पर्सनली जाके थप्पड़ लगा जो है इस तरह लड़ते रहते हैं, होना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, वैसे दुनिया भर में ही ऐसा होता है। सही। पिछले दिनों मैं एक फुटेज देख रहा था कि किसी ने वो जो हाल में पड़ी चेयर होती है वो उठा के उसने अपने मुखालिफ को कहीं मार दी। दुनिया किसी और बिल्कुल ऐसे कुर्सियाँ चल जाती हैं, कुर्सियाँ चल जाती हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह कौमी असम्बली में होता रहता है, एहतजाज लेकिन ये बात थप्पड़ों तक नहीं आनी चाहिए। और फिर ख़वातीन को तो बिल्कुल ही ज़रा ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो एक बर्दाश्त है उसकी कमी है। एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना जाता। एक बर्दाश्त का ख़ात्मा जो है उसी ने हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचा दिया है। और ये बर्दाश्त का ख़ात्मा जो है हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत इखलाकियात का दर्स देते हैं। बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़े कोई स्कॉलर या बहुत बड़े कोई वो हैं कि हर जगह देते रहते हैं और वही समझते हैं कि दुनिया भी उनका इस तरह जो है ना इखलाकियात का शायद दर्स भी सुन रही है। मैं अर्ज़ करूँ कि लोगों में अदम बर्दाश्त की वजह है, चाहे पार्लियामेंट हो, सड़कों पे देखिए आप जी कि कोई मतलब किसी को अगर रास्ता न दे वहाँ हंगामा ओवरऑल सोसाइटी का रवैया है, ये ओवरऑल एक सोसाइटी का है। और मैं समझता हूँ कि हम तहजीब के बहरान की तरफ जा रहे हैं। सही। और हम तहजीब के बहरान का बल्कि शिकार हो चुके हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ सिग्नल पे कोई नहीं रुकता, हमारे यहाँ कोई ट्रैफिक का एहतराम नहीं करता। किसी की कौम को देखने के लिए आप उसकी ट्रैफिक देख सकते हैं। जैसे किसी का घर आपने देखना हो ना तो उनके घर में आप जाके उनके वॉशरूम और किचन देखें तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे लोग हैं। इसी तरह को बाहर से आता है वो ट्रैफिक को देखता है। तो अदम बर्दाश्त हर जगह पर है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों। आज देखें बात यह है कि आप बात सुने, अपना मौक़िफ़ बताएं, उनका भी सुने। अब आप उठा के जो थप्पड़ मार रहे हैं और एक दूसरे को तमाचे मारने शुरू कर देंगे तो इससे जो आप कौम के नुमाइंदे हैं आप कौम को क्या सबक दे रहे हैं? ठीक है, इख्तिलाफ राय अपनी जगह, आप तकरीरें करें, घंटों तकरीरें करें। इसी पार्लियामेंट में चौधरी निसार अली खान साहब जो थे वो 2-2 घंटे तकरीर किया करते थे। और पॉलिसी हुकूमती पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, वो हुकूमती पॉलिसियों के बखिए उधेड़ देते थे। लेकिन कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि किसी ने उठ के कोई गले पड़ गया हो या कोई खातून गले पड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पार्लियामेंटेरियन क्या दर्स दे रहे हैं अब गरीब आदमी को, आम आदमी को? उनके नुमाइंदे हैं, वो देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि क्या कर रहे हैं। और ये इस तरह मतलब और हालांकि आज मौका भी मिला अपोजिशन के, राजा परवेज़ अशरफ भी बोले, ख्वाजा आसिफ को भी मौका दिया गया, उन्होंने भी खुल के बातें की हैं और फिर हुकूमत की तरफ से जवाब भी आए हैं। तो उसमें फिर बाइकआउट या एहतजाज चल रहा था, बाइकआउट तो नहीं हुआ, एहतजाज चल रहा था, तो उसमें भी ज़रूर शामिल रहे मगर तहजीब के दायरे में। अच्छा, इसके साथ जातरीन साहब हमने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया और एक ही रोज़ में एक्शन हो गया है NHA के हवाले से।
हमने ये गुफ्तगू की थी गुज़िश्ता रोज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मुलाजमीन की बहाली के अहकाम दिए थे, फिर उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। दीगर महकमा जात ने ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग दे दी थी तमाम तकरीबन अफसरान, सिर्फ सवाए NHA के, NHA में नहीं दी जा रही थी। हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की और उनकी बाकायदा ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, मैंने कल भी ये कहा था कि ये मामला पूरी तरह चेयरमैन नेशनल हाईवे खुर्रम आगा साहब के इल्म में नहीं लाया जा रहा। वो एक बहुत कॉम्पिटेंट अफसर हैं और बहुत ज़बरदस्त अफसर हैं, यकीन करें वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और वो मुलाजमीन के हक़ में हैं। मुलाजमीन को मतलब रिलीफ देना चाहते हैं, फ़ायदा देना चाहते हैं, मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन नीचे जो बैठे हुए लोग हैं, पर्सनल में जो लोग बैठे हुए हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था कि एक साहब हैं रियाज काज़मी साहब हैं, एक जवाद साहब हैं, ये 7-7 साल से बैठे हुए हैं। ऊपर डायरेक्टर आई हुई हैं, वो उस पर डेपुटेशन पे आई हुई हैं। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि नेशनल हाईवे पे डेपुटेशन अफसरान किस तरह काबज़ हैं और वो किस तरह पोस्टों पे हैं और वो किस तरह फिर अपने फ़ायदों को चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे कि किस तरह मतलब मरहत आ रहा जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये सारा क्रेडिट जो है ये जाता है खुर्रम आगा साहब को, जो चेयरमैन नेशनल हाईवे हैं। हमने कल प्रोग्राम लिया, उन्होंने एक्शन किया, आज उन्होंने सारा रिकॉर्ड मंगवाया, सब कुछ कहा। तो टारगेट 7 को भी क्रेडिट जाता है। हमने टारगेट 7 नहीं तो किया, टारगेट 7 ने प्रोग्राम किया और देखिए हम तो प्रोग्राम करते रहेंगे, कर लिया, लेकिन उस पे एक्शन बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। लेकिन चेयरमैन जो हैं खुर्रम आगा साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको बुलाया और सारी चीज़ें देख के और कहा कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस पर अमल दरामद किया जाए। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन जो है ना वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की परेशानी हो, लेकिन नीचे जो लोग बैठे होते हैं ना उनके अपने मफादात हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि 7-7 साल से बैठे हुए। इन पर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक आदमी पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है और किस तरह ये मतलब इदारे को चलाते हैं और किस तरह कौम को और इदारे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये आज जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं, इनका सारा क्रेडिट जो है और जो मुलाजमीन का मसला हल हुआ है ये खुर्रम आगा साहब को जाता है, जो चेयरमैन नेशनल हाईवे हैं। सही है। अच्छा, ये तो जाहिर है फिर जाते जाते एक अच्छी खबर है जो हमने शेयर की है। और सजाद तरीन साहब, आपको पता है हमारा इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम है। अब जब हम आगे आएंगे तो आइंदा साल में 2022 में होंगे और इंशाल्लाह खैर से वो आएँ। लेकिन इसमें जाहिर है जब हम एक जायज़ा लें तो मुख्तलिफ इदारों का, इससे पहले कि मैं ये सवाल आपके सामने रखूँ, मैं ये एक अनाउंसमेंट भी कर दूँ तमाम इदारा जात जो हैं जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं या बाद में देख सकते हैं रिपीट में भी, उनको ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि वो अपने इदारों की जो साल 2021 की कारकर्दगी है और उनके जो फिगर्स हैं या उनकी जो पेशरफ्त है उसकी रिपोर्ट्स अगर उनके पास मौजूद हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में भी उसे शामिल करें और उस पर बात करें। हम एक इदारे की बात उसमें करते हैं, अभी FIA ने हमें ये शेयर किए हैं कुछ चीज़ें, और साल 2021 में वो कह रहे हैं कि हमने 335 मुकदमात दर्ज किए हैं और 422 मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया है और 1273.6 मिलियन रुपए बरामद किए गए हैं। इसी तरह रेफरेंसेस जो थे 32 मुकदमात उसमें रियासत पाकिस्तान को भिजवाए गए थे वो दर्ज किए हैं, उसमें भी 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 61 मिलियन रुपए और 31.61 मिलियन की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है। तो ये FIA ने अपनी जो कारकर्दगी है उसका इजहार किया है, ये अच्छी बात है। अगर हुआ, मैं आपको अर्ज करूं कि कल हमने बताया था ना कि FIA में बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं। सनाउल अब्बासी साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ वकार चौहान साहब। कल उन्होंने बहुत डिटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की जिस पे हमने प्रोग्राम किया और आज उन्होंने कारकर्दगी भी भिजवाई। इसी तरह जो FIA का कमर्शियल बैंकिंग पेशावर है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने DG FIA सनाउल अब्बासी की हिदायत पर वहाँ जो डायरेक्टर हैं मुजाहिद अकबर साहब उन्होंने और डिप्टी डायरेक्टर हैं अफजल खान नियाजी, उन्होंने 34 छापे मारे एक ही दिन में और बहुत बड़ी तादाद, बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने करेंसी पकड़ी, मुल्की और गैर मुल्की, और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने मुलजमान को पकड़ा। मैं समझता हूँ कि FIA बहुत मुतहरक हो गई है। जैसे मैंने वकार चौहान साहब का कहा, वकार चौहान साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। इसी तरह मुजाहिद अकबर साहब पेशावर में हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। उनके साथ अफजल नियाजी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। अफजल नियाजी यहाँ भी रहे हैं, अपना इस्लामाबाद में भी रहे हैं और बहुत मेहनत से केस देखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं किसी भी केस पर। इस तरह वकार चौहान साहब हैं। ये मैं समझता हूँ FIA में एक बहुत अच्छी टीम आ गई है और ये जो
FIA की टीम है, इनकी जो कारकर्दगी है ये अब आप देखिएगा कि बहुत बेहतर होगी। हम आने वाले दिनों में भी बताएंगे लाहौर FIA की क्या कारकर्दगी रही, कराची की क्या रही। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ हेड्स को लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं, हम वो भी बताएंगे इनकी कारकर्दगी जो है साल के दौरान, उनकी कारकर्दगी क्या रही और उनके अगले साल के लिए क्या प्लान्स हैं वो भी हमें बताएं। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह हम FIA के बता रहे हैं कि FIA में बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं और सनाउल्लाह अब्बासी सब जब से आए हैं तो ऐसे लगता है कि FIA में एक जान आ गई है। लेकिन ये बहुत सी मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशंस भी हैं सजातरीन साहब। देखिए कारकर्दगी रिपोर्ट आपको पता है इदारों की जानिब से बन भी जाती हैं, छप भी जाती हैं, फिगर भी सामने आ जाते हैं, यकीनी तौर पर ये दुरुस्त भी हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। एक तो रिस्पॉन्स, एक आम आदमी एक कंप्लेंट अगर कोई कर रहा है उसके हवाले से है, फिर कब्जा माफिया के बड़े मसाइल हैं, साइबर क्राइम विंग में बड़े अभी मसाइल हैं, तो लोगों को रिस्पॉन्स के हवाले से जो आमतौर पर जो साइबर क्राइम विंग्स है ना, इस पर बहुत सारी ये जो है ना यहाँ बड़ी सुस्त रवि के शिकार चीज़ें हैं और लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, उनके साथ ज़रा रवैया ठीक नहीं होता और वो लोगों को बस ऐसे तरखा दिया जाता है। ये साइबर क्राइम विंग पर भी मैं समझता हूँ हम तवज्जो करने की ज़रूरत है, जैसे बाकी उनके शोबे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो भी देखें। बात जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस होगी हम बताएंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटेंट लोग बैठे होंगे, जैसे मैंने वकार चौहान साहब का कहा, मुजाहिद अकबर साहब का कहा, अफजल नियाजी साहब का कहा, फिर DG साहब जो है सनाउल्लाह अब्बासी साहब, तो मैं समझता हूँ कि हम आने वाले दिनों में DG साहब सनाउल्लाह अब्बासी साहब का भी एक इंटरव्यू करेंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उनसे भी बात करेंगे और उनको बताएंगे कि साइबर क्राइम जो है उसमें भी लोगों को मुतहरक किया जाए। वहाँ जो है मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़रूरत है कि लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो FIA के लोग बैठे हुए हैं उनका रवैया इतना अच्छा नहीं होता, वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बड़ी अच्छी आपने वो की है और आइंदा उस पर हम बात भी करेंगे, नेक्स्ट टारगेट पे जब बात करेंगे तो इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जाते जाते ओवरऑल साल 2021 सियासी तौर पर कैसा रहा, एक तो जुमलों में मैं चाहूँ। मैं समझता हूँ कि कोई इतना अच्छा नहीं रहा जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से आप देखें तो उनको काफ़ी मायूसी हुई, कंटोनमेंट बोर्ड से इलेक्शन हारे, बल्दियाती इलेक्शन हारे और फिर कौमी असम्बली जो है पूरी की पूरी वो नहीं चल सकी। प्राइम मिनिस्टर 2-4 मरतबा आए, उसके बाद नहीं आए, कोई बड़ी कानून साजी उस तरह पुरअमन माहौल में नहीं हो सकी। मुश्तरका इजलास में हुई और वो इस अंदाज में हुई कि जैसे हाउस को बिल्डोज किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा कहा गया कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जाएंगे, वो नहीं हुआ। सियासी तौर पर तलखी बहुत बड़ी है। चेयरमैन नैब का फैसला नहीं हो सका कि चेयरमैन नैब को लगाने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी ऑर्डिनेंस से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना और उस पे कोई फाल नहीं किया गया। लोग अभी तक शिकायत कर रहे हैं। जब हम आएंगे अगले साल पीर को तो फिर इंशाल्लाह जनूबी पंजाब पे भी हम बात करेंगे कि वो सेक्रेटेरिएट का क्या किया गया। ये अब हम अगले हफ्ते में अगर नए साल में आएंगे तो पिछले साल की सारी कारकर्दगी भी बताते रहेंगे और उनके आइंदा के टारगेट्स भी बताते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल सियासी तौर पर 2021 जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आगे हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही ये साल 2021 का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। आइंदा साल के पीर को हम हाजिर होंगे नए तबसरों और तज्ज़ियों के साथ। एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।